नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017। मतलब दोस्तों जो 2017 में MP फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक का एग्जाम हुआ था, तो उसका जो 28 जुलाई का 3 बजे वाला शिफ्ट है दोस्तों, उसके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको ये फायदा होगा दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से आते हैं और हमें कौन कौन से फैक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है कि किस प्रकार से हम MPGK को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 11। ठीक है, पिछले 10 क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदियाँ एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी नदियाँ एक ही पठार से उत्पन्न होती है? तो याद रखना दोस्तों, आंसर लिखा हुआ है नर्मदा और सोन। कौन कौन सी नदी? नर्मदा और सोन नदी दोस्तों एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं। उस पठार का नाम है अमरकंटक पठार। कौन सा पठार? अमरकंटक पठार। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है ये क्या? अमरकंटक। और वहीं से दोस्तों 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन और जोहिला। कौन कौन सी? नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम दोस्तों अमरकंटक पठार अनूपपुर जिले से होता है। अब देखिए दोस्तों, अमरकंटक पठार मैंने आपको बताया कि नर्मदा, सोन और जोहिला 3 नदी यहां से निकलती है। तो अमरकंटक, पहली बात तो याद रखना, अनूपपुर जिले में आता है। और मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? अमरकंटक को कहा जाता है बॉक्साइट की अधिकता के कारण। यह फैक्ट मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और जोहिला। ठीक है, यहाँ मान के चलिए दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अमरकंटक है। ठीक है, तो यहाँ से 3 नदी निकलती है। एक निकलती है नर्मदा, तो ये बहती है पश्चिम की तरफ। कहाँ बहती है? पश्चिम की तरफ। और जो सोन नदी है दोस्तों वो बहती है पूर्व की तरफ। ठीक है, पूर्व की तरफ, या इसे हम कह सकते हैं थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है। और जोहिला नदी भी निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और सोन कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती है। और जोहिला निकलती है दोस्तों, जोहिला आगे चलकर कहाँ मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, जोहिला सोन नदी में मिल जाती है। अब देखिए, नर्मदा दोस्तों इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। अब क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसको हम कभी जब डिटेल में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियां तब बताऊंगा। ठीक है, अभी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों अमरकंटक नामक स्थान से होता है, जो अनूपपुर जिले में आता है। तहसील पूछ ले दोस्तों तो याद रखना, पुष्प राजगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है? पुष्प राजगढ़ तहसील है दोस्तों अमरकंटक में। ठीक है, वहां पर ये अमरकंटक है और वहीं से क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये महाराष्ट्र में जाती है और गुजरात में जाती है। मतलब ये 3 राज्यों से प्रभावित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। और जाके कहाँ गिरती है? खम्मात की खाड़ी। ठीक है, मतलब दोस्तों अरब सागर में जाके गिर जाती है, खम्मात की खाड़ी में, गुजरात के निकट। याद रखना दोस्तों, नर्मदा नदी की टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी? मतलब जहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और खम्मात की खाड़ी तक दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों इसकी लंबाई पूछ ले तो याद रखना 1077 किलोमीटर है। कितनी है? 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की बहुत सारी सहायक नदी है दोस्तों, सहायक नदियों की संख्या है 41। कितनी है? याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदियां कुल? ठीक है, तो 41 सहायक नदियां हैं। अब देखिए दोस्तों, नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, ऐसे जाती है। ठीक है, मतलब क्या? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश की 2 नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। तो ये नदी बह रही है आपकी नर्मदा नदी। अब ये बह रही है दोस्तों, तो ये इसका दायां साइड होगा और ये बायां साइड होगा। ठीक, ये दायां होगा और ये बायां होगा। मतलब दोस्तों ये होगा आपका राइट और ये होगा आपका लेफ्ट। तो बाएं सिरे से, मतलब लेफ्ट साइड से, इसमें 22 नदियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं? 22 नदियां मिलती हैं। और दाएं तरफ से कितनी मिलती है? तो याद रखना दोस्तों 19 नदी मिलती हैं। कितनी मिलती है? 19 नदी मिलती हैं। और याद रखना, नर्मदा की सबसे मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो तवा नदी है। कौन सी नदी है? तवा नदी है। ये क्वेश्चन MPPSC में एक बार पूछा गया था। वहीं हम सोन नदी की बात करें दोस्तों, तो सोन नदी भी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, अनूपपुर से निकलती है। अगर दोस्तों आपसे कभी पूछ ले कि मेकल श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, तो मेकल श्रेणी भी अमरकंटक में ही फैली है, इसलिए दोस्तों मेकल श्रेणी को भी हम कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों याद रखना, नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है?
कहा जाता है मैकल सुता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैकल सुता भी कहा जाता है नर्मदा नदी को, क्योंकि क्या है, ये मैकल श्रेणी से निकलती है, मतलब मैकल की पुत्री। ठीक है, तो मैकल श्रेणी अमरकंटक अनूपपुर से सोन नदी निकलती है। ठीक है, ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। ठीक है, और पटना के निकट कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिलती है। मतलब सोन किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर है। कितनी है? 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी दोस्तों याद रखना जोहिला, क्या जोहिला इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। और बनास, बनास मैंने इसलिए लिखा दोस्तों, देखिए बनास के अलावा जोहिला और बनास के अलावा भी और नदियां हैं किसकी? सोन की सहायक नदी। लेकिन मैंने ये दोनों इसलिए लिखा क्योंकि जोहिला जो है दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? ये भी नर्मदा और सोन जहाँ से निकलती है वहीं से निकलती है, इसलिए लिखा कि जोहिला जो है सोन की सहायक नदी है। और बनास दोस्तों आपने सुना होगा कि ये चंबल की भी सहायक नदी है, लेकिन वो बनास दूसरी है, ये बनास दूसरी है, इसलिए मैंने बनास का नाम यहाँ लिखना उचित समझा। तो याद रखना, बनास चंबल की अलग सहायक नदी है और बनास ये सोन की अलग सहायक नदी है। ठीक है, इसमें दोस्तों सोन नदी में एक परियोजना चलती है, बाणसागर परियोजना। ठीक है, शहडोल जिले में। और सोन नदी को प्राचीन काल में दोस्तों हिरण्यवाहु नदी या नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, पिछले वीडियो में मैंने सब आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब दोस्तों मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजना चल रही हैं मैं आपको सब बताऊंगा, लेकिन जब कोई परियोजना वाला क्वेश्चन आएगा तो मध्य प्रदेश की पूरी परियोजना आपको बता डालूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर पहले नर्मदापुरम कहलाता था? प्रेजेंट टाइम में भी ये नर्मदापुरम कहला रहा है, लेकिन अभी होशंगाबाद इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है, तो होशंगाबाद को दोस्तों पुराने समय में बहुत पहले नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता था। किसको? होशंगाबाद को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों होशंग शाह नाम का एक आदमी था। ठीक है, उसने क्या किया? नर्मदापुरम का नाम क्या कर दिया? होशंगाबाद कर दिया। क्या कर दिया? नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद कर दिया पुराने जमाने में। ठीक है, और 2008 में क्या हुआ? 2008 में दोस्तों होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। किसका? होशंगाबाद संभाग की बात कर रहा हूँ, अभी जिले की बात नहीं कर रहा हूँ। 2008 में दोस्तों आपको पता होगा शहडोल संभाग का गठन किया गया था। ठीक है, तो उसी समय दोस्तों आपको पता है कि नर्मदापुरम जो है उसका नाम बदलकर होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। लेकिन 7 फरवरी 2022 मतलब अभी इसी साल दोस्तों होशंगाबाद जिला, यहाँ संभाग है यहाँ जिला है, होशंगाबाद जिला का नाम भी नर्मदापुरम कर दिया गया है। याद रखना दोस्तों होशंगाबाद में एक जगह है आगरगांव, ये टंगस्टन के लिए फेमस है। ठीक है, आगरगांव टंगस्टन के लिए फेमस है। ठीक है, होशंगाबाद में आता है। वहीं दोस्तों आपने होशंगाबाद पचमढ़ी सुना होगा। ठीक है, सतपुड़ा की रानी। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, वहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसके अलावा दोस्तों SPM मतलब सिक्योरिटी पेपर मिल भी कहाँ पर है? होशंगाबाद में है, जहाँ नोट छापने का कागज बनता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों पचमढ़ी को घोषित किया गया था 1999 में। ठीक, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट भाई याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? निम्न में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? देखिए आप पढ़ते हैं नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, होलकर स्टेडियम भी इंदौर में है, अभय खेल प्रसाद भी इंदौर में है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये रीवा में है। ठीक है, तो आपको सारी दोस्तों मैंने बताया कि जो जो स्टेडियम जहाँ जहाँ है वो पता होना चाहिए, और उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट विशेषताएं रहती हैं वो भी आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के जितने स्टेडियम हैं। तात्या तोपे स्टेडियम भोपाल में है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, होलकर स्टेडियम जिसे पहले ऊषाराजी स्टेडियम भी कहा जाता था, नेहरू स्टेडियम और अभय खेल प्रसाद ये तीनों इंदौर में है, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, रानीताल खेल परिसर जबलपुर में है, और ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? रीवा में है। तो ये मध्य प्रदेश के प्रमुख स्टेडियम है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों तात्या टोपे स्टेडियम जो भोपाल का है यहाँ पर खेल संग्रहालय की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में खेल संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति 1989 में घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? 1989 में घोषित की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति पूछे दोस्तों तो 2005 में घोषित की गई थी। आवासीय खेलकूद विद्यालय कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो याद रखना सीहोर में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है, और इंदौर को व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश का एक स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम ऐसा है दोस्तों जहां दुधिया रोशनी, दुनिया रोशनी लिखा है यहाँ दुधिया रोशनी। ठीक है,
कौन सी रोशनी? दुधिया रोशनी, मतलब रात में भी यहाँ पर क्या हो सकता है? मैच खेला जा सकता है। दुधिया रोशनी वाला स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम है और ग्वालियर में है। याद रखना दोस्तों, रूप सिंह जो है तो मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे और रूप सिंह जो है दोस्तों वो हॉकी के खिलाड़ी थे, लेकिन रूप सिंह स्टेडियम जो है दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है कि रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन रूप सिंह जो है दोस्तों वो हॉकी से संबंधित थे और मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। यदि आपसे पूछे दोस्तों कि खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1975 को की गई थी। किसकी? खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर 1975 को की गई थी। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में अलग से खेल एवं कल्याण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय की स्थापना दोस्तों 1975 भोपाल में हुई, ठीक है। इसके अलावा महिला हॉकी अकादमी 2006 ग्वालियर। मध्य प्रदेश की पहली खेल अकादमी कौन सी थी दोस्तों? तो याद रखना ये थी महिला हॉकी अकादमी 2006 में ग्वालियर में खुली थी। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों 1941 में इंदौर में हुई थी। देखिए दोस्तों, जब मध्य प्रदेश का खेल और स्टेडियम पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने ये पूरे पॉइंट कवर कर दिया था, ठीक है। और मध्य प्रदेश खेल स्टेडियम की मैंने दोस्तों आपको 2-3 वीडियो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बार बार रिवीजन करना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर इधर आपके चले गए तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ कर्नाटक की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ठीक। चलिए अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य से लगती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। सबसे अधिक किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है, 13 जिले टच होते हैं। सबसे कम किससे लगती है? गुजरात से लगती है, 2 जिले टच होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें मध्य प्रदेश का, तो 308,252 या 308,245 भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। वो करार घाटी जो है दोस्तों अमरकंटक में, उसके करार विवाद चल रहा था, ठीक है, लेकिन 308,252 आपको याद रखना है वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मध्य प्रदेश की दोस्तों 605 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 870 किलोमीटर है, ठीक है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? तो याद रखना 21,6 से 26,30, 21,6 से 26,30 और 74,9 से दोस्तों 82,6, ठीक है। ये क्या है? देशांतरी विस्तार है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यदि आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। दक्षिण सीमा कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नदी, ठीक है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, इधर यूपी हो गया, ठीक है, इधर राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया और इधर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश के जितने भी विभाग है दोस्तों सभी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। आप क्या करना, अभी आपके गूगल में जाके देखना दोस्तों, और ये करना कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को सर्च करना। कौन सा विभाग को? पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को दोस्तों। आपको वहाँ सीधे सीधे मिलेगा मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान, और इसके अलावा इसकी कोई जानकारी वहाँ नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान। तो याद रखना, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक संस्थान और है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान दोस्तों। कौन सी? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जिसकी स्थापना जबलपुर में 1964 में की गई थी, ठीक है। याद रखना, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? जबलपुर में है, 1964 से। मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश विधानमंडल जो है दोस्तों एक सदनी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गिरीश गौतम भाजपा से हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार कांग्रेस से हैं। सदन के नेता कौन होते हैं? हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं, और अभी प्रेजेंट टाइम में शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे। सबसे लंबे समय तक कौन रहा दोस्तों? तो याद रखना, कुंजीलाल दुबे जी ही रहे। सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे? तेजलाल टेमरे जी रहे, ठीक है। तो सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनको सबको क्या करोगे? ध्यान से पढ़ोगे। अब दोस्तों 15वीं विधानसभा जो चुनाव हुआ है, ठीक है, तो उसमें महिला निर्वाचित संख्या कितनी है? 21 है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 15वीं विधानसभा में महिला निर्वाचितों की संख्या कितनी है? तो 21 है। बीजेपी की 126 सीट है, कांग्रेस की 96, निर्दलीय की 4, बसपा की 2, सपा की 1 और रिक्त 1 है। इस प्रकार से टोटल 230 सीट है मध्य प्रदेश में। पहले 231 हुआ करती थी, लेकिन दोस्तों आंग्ल भारतीय वाली जो सीट है दोस्तों उसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है।
मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया जी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। सबसे कम समय तक भी यही रहे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। सबसे अधिक समय तक रहे हरिविनायक पाटस्कर जी। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो याद रखना पीबी दीक्षित थे। और जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों, ये मत सोचना कि ये फैक्ट है, सब एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल पीबी दीक्षित। भोपाल गैस कांड के समय केएम चांडी थे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरला अग्रवाल थी। प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा जी थे। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय कौन थे? सीएम पुनाचा थे। सीएम पुनाचा मतलब दोस्तों चिप्पूदरा बुथाना पुनाचा, ठीक है। तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय दोस्तों कुंवर महमूद अली खान थे। कौन? मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और वर्तमान समय में कौन है? श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको पता होगा एम हिदायतुल्लाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो याद रखना प्रथम न्यायाधीश श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। वर्तमान में श्री रवि विजय कुमार मलिमत हैं, ठीक है। सबसे अधिक समय तक पीबी दीक्षित जी रहे, ठीक है। सबसे कम समय तक जीसी सोहानी, ठीक है। तो याद रखना सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक समय तक कौन रहे? तो पीबी दीक्षित। और सबसे कम समय तक जीसी सोहानी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी, ठीक है। इसकी 2 खंडपीठ है दोस्तों, 1968 से इंदौर और ग्वालियर में, ठीक है। और प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं हो रही है, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन न्यायाधीश की बात करें तो सरोजनी सक्सेना प्रथम महिला न्यायाधीश थी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, ठीक है। रसिक प्रिया कविता के लिए कौन कौन से कवि जाने जाते हैं? कवि वाले और लेखक वाला जो पोर्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश के साहित्यकार, उनसे भी निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। तो रसिक प्रिया के लिए कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? तो केशवदास, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबारी कवि थे, मतलब उनके दरबार में रहते थे। और इनको दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर हुआ उनका संरक्षण भी प्राप्त था, इसलिए तो दोस्तों इन्होंने जहांगीर जस चंद्रिका लिखी है बाद में, ठीक है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं श्रृंगार रस में देखने को अधिक मिलती हैं। रचनाएं प्रमुख की बात करें दोस्तों, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्सिक। अब कुछ लोग स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर हमको ये रचना याद नहीं होती, ठीक है। तो देखिए भाई, आपको याद नहीं होती, सबको याद नहीं होती, ठीक है। 1-2 रचनाएं हो तो बात अलग, लेकिन जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया तो ये तो याद हो जाएंगी, ठीक है, केशवदास के नाम से। फिर विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक। शॉर्ट नोट्स बना लो, बार बार रिविजन करो, ठीक है। तो क्या नहीं याद होगी, सब याद हो जाएंगी, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा साइट किस जिले में है? कायथा जो है दोस्तों वो उज्जैन में स्थित है, ठीक। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है तो उज्जैन में कायथा। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं वो याद रखना कायथा उज्जैन में है, नबदा टोली खरगोन में है, एरड़ सागर में है और डांगवाला उज्जैन में है। तो कायथा उज्जैन, डांगवाला उज्जैन, नबदा टोली खरगोन और एरड़ सागर। तो दोस्तों ये थी आपकी एमपी जीके की क्लास। क्या थी? एमपी जीके की क्लास, ठीक है। निश्चित तौर पे आपको पसंद आई होगी दोस्तों, और यदि पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा हूँ ना कि जो अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। मैं बिना किसी स्वार्थ के दोस्तों, बिना किसी शुल्क के आपको इतना अच्छा कंटेंट यदि दे रहा हूँ तो आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और प्यारा से कमेंट कर दें ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।